नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। सोनिया गांधी ने बिछाई रणनीतिक बिसात, दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे क्या मायावती का राजनीतिक एजेंडा हो रहा है शिफ्ट, सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष पर बोल रही हमला। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे अनलॉक 3, मेट्रो से लेकर होटल खोलने तक की तैयारी में दिल्ली सरकार। हर एक खबर में आपको ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि बिहार में भाजपा और नीतीश सरकार को लग सकता है बड़ा झटका, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने बिछाई रणनीतिक बिसात, दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा। जी हां दोस्तों, राजस्थान को सत्ता संघर्ष को लेकर कांग्रेस चौतरफा संघर्ष से घिर गई है। इससे निपटने के लिए पार्टी ने अपने सभी दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है और रणनीति का संचालन स्वयं सोनिया गांधी कर रही हैं। भाजपा, बसपा, राज्यपाल और कानूनी लड़ाई के लिए पार्टी ने अलग अलग टीम तैनात की है। कानूनी मसलों से निपटने की जिम्मेदारी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, अश्विनी कुमार और विवेक तनखा को सौंपी गई है। राज्यपाल से निपटने की रणनीति बनाने का काम पूर्व गृह मंत्री और कानून विशेषज्ञ पी चिदम्बरम देख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल कलराज मिश्रा जिस तरह गहलोत सरकार के सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर सवाल उठा रहे हैं, उनके जवाब चिदम्बरम की सलाह से तैयार किए जा रहे हैं। भाजपा और बसपा से कांग्रेस राजनीतिक तौर पर निपटना चाहती है, जिसके लिए अहमद पटेल, प्रियंका गांधी, अजय माकन, अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला को सोनिया ने मैदान में उतार दिया है। पार्टी सूत्रों अहमद पटेल इस मामले पर जहां दूसरे दलों से चर्चा कर रहे हैं, तो सुरजेवाला, माकन पार्टी प्रवक्ताओं को साथ लेकर मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का पक्ष रखने के प्रयास में जुटे हैं। दरअसल कांग्रेस अमित शाह मोदी की जोड़ी को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अरुणाचल, गोवा और मध्य प्रदेश के खेल की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं होने देगी, चाहे उसे कोई कीमत क्यों न चुकानी पड़े। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या मायावती का राजनीतिक एजेंडा हो रहा है शिफ्ट, सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष पर बोल रही हमला। जी हां दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती का एक छोटा सा बयान बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती दलितों के कल्याण का मुद्दा उठाकर फिलहाल कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। लोगों को रोहित वेमुला केस याद होगा, कैसे मायावती ने रोहित वेमुला की आत्महत्या पर केंद्र सरकार को इस तरह घेरा था कि सफाई में तत्कालीन मादन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को कहना पड़ा था, अगर मायावती जी मेरे जवाब में संतुष्ट नहीं होती हैं तो मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में रख दूंगी। लेकिन अब वही मायावती हैं जो सत्ता पक्ष की नीतियों की आलोचना से ज्यादा विपक्षी दलों पर हमला बोल रही हैं। उनके निशाने पर खास तौर से कांग्रेस पार्टी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 3, मेट्रो से लेकर होटल खोलने तक की तैयारी में दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, राजधानी में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अनलॉक 3 में कई सारे बंद पड़े व्यापार और मेट्रो को खुलवाने की तैयारी में। दिल्ली में मेट्रो, होटल, जिम आदि अभी बंद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 महीने खोलने की अनुमति नहीं दी थी, मगर दिल्ली सरकार अब अनलॉक 3 में सब कुछ खोलने को तैयार है। सरकार चाहती है कि सख्त नियमों के साथ दिल्ली में सभी मामलों में छूट दी जाए। दिल्ली सरकार इस मामले में केंद्र के कदम का इंतजार कर रही है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली 1.5 महीने में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या में दूसरे से 10वें नंबर पहुंच गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नौकरी छीन ली, पूंजी हड़प ली, बीमारी भी नहीं रोक पाए, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि नौकरी छीन ली और बीमारी रोक नहीं पाए, मगर वो शानदार सपने दिखाते हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में कहा कि नौकरी छीन ली, जमा पूंजी हड़प ली, बीमारी भी फैलने से नहीं रोक पाए, मगर वो शानदार झूठे सपने दिखाते हैं। राहुल ने उस खबर का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें कोरोना संकट की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों ने भविष्य निधि पीएफ में कुल 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, लाखों लोगों की नौकरी चली गई। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लोगों को अपने पीएफ का कुछ हिस्सा एडवांस निकालने की सुविधा दी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जुलाई तक करीब 80 लाख सब्सक्राइबर्स ने ईपीएफओ से 30,000 करोड़ का फंड निकाल लिया है। ईपीएफओ करीब 10 लाख करोड़ का फंड मैनेज करता है और इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 6 करोड़ है। इससे पहले आज ही एक और ट्वीट के जरिए भी राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की हाल ही में एक किताब आई है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मोदी सरकार लोन न चुकाने वालों पर नरमी बरत रही थी और आरबीआई को भी नरमी बरतने का निर्देश दिया गया था। इसी पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने लिखा
कि वह बैंकिंग सिस्टम को साफ करने में लगे थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। क्योंकि पीएम मोदी लोन नहीं चुकाने वालों पर एक्शन नहीं लेना चाहते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कंप्यूटर बाबा जमकर बरसे, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए विधायकों को कहा गद्दार, वोट न देने की अपील। जी हां दोस्तों, पासवर्ड की तरह पार्टी और विचारधारा बदलने वालों पर कंप्यूटर बाबा जमकर बरसे, उन्हें लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दी। सोमवार को वे 50 से अधिक संतों के साथ उज्जैन में मीडिया से मुखातिब हुए और भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। कंप्यूटर बाबा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए कांग्रेसी विधायकों की खरीद फरोख्त का शिवराज सरकार पर निशाना साधा और भाजपा पर मध्य प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में सत्ता व चीरहरण करने में लगी है। उन्होंने कहा कि संतों के साथ मिलकर प्रदेश भर में भ्रमण करेंगे और उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा के उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील करेंगे, क्योंकि भाजपा जिन लोगों को खड़ा करेगी उन्होंने जनता के साथ गद्दारी की है। कंप्यूटर बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा के साथ आरएसएस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि दोनों संगठन संतों का इस्तेमाल करते हैं, जब उन्हें जरूरत होती है तब वे संतों का इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। इसका ताजा उदाहरण राम मंदिर है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया से संतों को दूर रखा जा रहा है। उन्होंने 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम पर भी सवाल उठाया और कहा, जब चतुर्मास में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होगा तो फिर भगवान राम के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास कैसे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ अधर्म है, संत धर्म के साथ है। जो दल संविधान तोड़ेगा संत समाज उसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कारण देश और प्रदेश में कोरोना फैल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार की सफाई, मैं राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ नहीं, लेकिन कोरोना को लेकर चिंतित। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने गठबंधन सहयोगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अपनाए गए रुख का समर्थन करते हुए कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह के लिए अयोध्या में बड़ी भीड़ इकट्ठा होने का यह सही समय नहीं है। CNN न्यूज 18 से बात करते हुए पवार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भूमि पूजन का समारोह कुछ चुनिंदा लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी सभा से वायरस फैलने की आशंका बढ़ सकती है। उन्होंने कहा, मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या मैं शामिल होने जा रहा हूं, इसलिए मैंने कहा मुझे खेद है, मैं इसमें शामिल नहीं होने जा रहा हूं। मैं समारोह के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना वायरस है और इसलिए मैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने किया ऐलान, पश्चिम बंगाल में ईद के दिन नहीं रहेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने मुसलमानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने बकरीद के मौके पर तालाबंदी को हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही हमने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन का विस्तार करने का भी फैसला किया है। 31 अगस्त तक सप्ताह में 2 दिन तालाबंदी होगी। दरअसल मुसलमानों का खास त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद 1 अगस्त को मनाई जाएगी। मुस्लिम समुदाय इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं, नमाज पढ़ी जाती है। मुस्लिमों को इस त्योहार के मद्देनजर ममता बनर्जी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 1 अगस्त को तालाबंदी हटाने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने एक और फैसला लिया है। यह निर्णय लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए है। सप्ताह में 2 दिन 31 अगस्त तक पश्चिम बंगाल में तालाबंदी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नीतीश के सामने छोटे भाई की भूमिका में रहने को क्यों मजबूर है बीजेपी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक ने साफ कर दिया है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी। देश भर में अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने वाली बीजेपी आखिर बिहार में क्यों आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही है। बीजेपी की ऐसी मजबूरी है कि वह बिहार में नीतीश कुमार से सामने छोटे भाई की भूमिका में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह कहते हैं कि बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रही है। इसकी कई वजह है। बिहार में लंबे समय तक प्रयास करने के बावजूद बीजेपी राज्य के पिछड़े वर्ग में खासकर अति पिछड़ा समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाई है। इसी वजह से वह बिहार में नीतीश कुमार पर आश्रित है। बिहार में खास तौर पर अति पिछड़ा वर्ग के बीच नीतीश कुमार की अच्छी पैठ है और उनकी आबादी भी अधिक है। वह कहते हैं कि बिहार में सामाजिक आंदोलनों की लंबी परंपरा रही है और खासकर लालू प्रसाद यादव के समय में राज्य के पिछड़े और दलितों ने मिलकर कई सामाजिक बंधनों को तोड़ा है, तो वे उस परंपरा को आज भी फॉलो करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस से खफा भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा, पुलिस बिकवा रही शराब, लॉकडाउन में शराब बिक्री की भी आलोचना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस की मिलीभगत से अवैध शराब के धंधे को फलने फूलने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी विधायक सुरेंद्र सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोला है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेवती इलाके में पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री जोर शोर से जारी है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते
हुए भाजपा विधायक ने कहा कि पुलिस का रवैया सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश है। भाजपा विधायक ने योगी सरकार के उस फैसले की भी खुलकर आलोचना की जिसमें शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री को अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, सरकार राजस्व संग्रह का कोई अन्य तरीका भी निकाल सकती थी, लेकिन शराब की बिक्री समाज के लिए सही नहीं है, इससे अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस संबंध में बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारे सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में अपराध की कुछ हालिया घटनाओं के मद्देनजर मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वह कानून व्यवस्था ठीक करे, जनता परेशान है। प्रियंका ने लिखा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, आपराधिक घटनाओं में सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है। मंगलवार को प्रियंका गांधी ने सीएम को लिखा कि कानपुर, गोंडा व गोरखपुर की घटनाएं आपके संज्ञान में होंगी। मैं गाजियाबाद के एक परिवार की पीड़ा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। मेरी इस परिवार से बात हुई। गाजियाबाद के व्यवसायी विक्रम त्यागी करीब 1 महीने से लापता है। परिवार को अपहरण की आशंका है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन इस तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पहले कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिला था। परिजन परेशान है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी से मांग की है कि विक्रम त्यागी के परिजनों की मदद करें, साथ ही पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित करें कि पूरी तरह से उनकी मदद की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इस समय इन मामलों के प्रति पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पूरी मुस्तैदी और दक्षता से कार्रवाई करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसपी पर बरसी प्रियंका, अघोषित प्रवक्ताओं का विप लोकतंत्र के हत्यारों को क्लीन चिट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी दंगल में अब कांग्रेस बनाम बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई शुरू हो गई है। मंगलवार सुबह बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है और एक बार फिर बसपा को बीजेपी का घोषित प्रवक्ता करार दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के घोषित प्रवक्ता ने बीजेपी की मदद करने के लिए विप जारी किया है, लेकिन ये सिर्फ विप नहीं है बल्कि लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। मायावती की ओर से कहा गया कि कांग्रेस ने लगातार धोखा दिया है और धोखे से ही बसपा के विधायकों को अपनी ओर किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर प्रवासी श्रमिकों के मामले में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामा अपर्याप्त है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें 19 जून को जारी दिशा निर्देशों के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में केवल यह कहा है कि उसने 19 जून को दिशा निर्देशों के अनुसार आदेश जारी किए हैं, लेकिन उन दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए जो किया गया है उसके हलफनामे में कोई उल्लेख नहीं है। पिछले 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह दावा करने के लिए फटकार लगाई कि उसके हलफनामे में सब कुछ सही था। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को यह पता लगाना होगा कि प्रवासी मजदूरों की समस्याएं क्या है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अगले सप्ताह तक प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस बारे में एक राष्ट्रीय नीति की मांग की थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नीति केवल सिद्धांत में है, हम चाहते हैं कि सॉलिसिटर जनरल इसे रिकॉर्ड में ले। कपिल सिब्बल ने कहा था कि कानून के अनुसार राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि हमारे पास कुछ सुझाव हैं। समन्वय में सहायता और पुनर्वास होना चाहिए। पंजीकरण सरकार की योजनाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह कई लोगों को पंजीकृत करने में सक्षम नहीं होगा। इस पर मेहता ने कहा था कि आप हमारा हलफनामा पढ़िए, इसमें सभी विवरण है। कोर्ट ने पूछा था कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में अभी भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं। तब मेहता ने कहा कि 6 जुलाई को एक नया हलफनामा दायर किया गया था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को बताया कि कितने प्रवासी मजदूरों को वापस भेजा गया है। तब जस्टिस भूषण ने कहा कि आपका हलफनामा पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इतना ही मत कहो। हम आपके दावे को स्वीकार नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि जो कर्मचारी बिहार वापस चले गए थे वे सब अपने काम पर लौटने लगे हैं। तब मेहता ने कहा यह एक स्वस्थ चीज है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उद्योगों ने काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 9 जून को अदालत ने आदेश दिया कि प्रवासी श्रमिक जो वापस लौटना चाहते हैं उन्हें 15 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। मांग के 24 घंटे के भीतर
राज्य द्वारा श्रमिक ट्रेन प्रदान की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता केंद्र बनाने चाहिए और उन्हें रोजगार के अवसरों की जानकारी देनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि श्रमिकों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन प्रवासी मजदूरों की सूची बनाने का निर्देश दिया था जो अपने कार्यस्थल पर जाना चाहते हैं। सरकारों को अपने काम पर लौटने से पहले उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए। अदालत में इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल कलराज मिश्रा को हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, एक शहर के वकील ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें केंद्र को राज्यपाल कलराज मिश्रा को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। राज्य में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच यह याचिका दायर की गई थी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार याचिका दायर करने वाले शांतनु पारिक का दावा है कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा सत्र को आमंत्रित न करके अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफल रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 विधायकों के विद्रोह के कारण परेशानी में थे को ये कहते हुए पद से हटा दिया गया कि वह विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं और इस संबंध में राज्यपाल से अनुरोध किया है, लेकिन राज्यपाल मिश्रा ने 2 बार राज्य सरकार के प्रस्ताव को वापस कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष GA मीर ने फास्ट इंटरनेट सेवा 4G की बहाली और निवास दस्तावेज के रूप में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मान्यता की मांग की। उन्होंने प्रशासन से जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के उपायों को और मजबूत करने की भी मांग की। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पार्टी की बैठक के बाद मीर ने कहा, सरकार को 4G इंटरनेट सेवा से संबंधित अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए और इसे तुरंत बहाल करना चाहिए ताकि सभी आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो सके जो वायरस को रोकती हैं। इसे देखते हुए सामाजिक दूरी को बनाए रखा जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का वार, डिफॉल्टर्स को बचाना चाहते थे पीएम, इसलिए गई उर्जित पटेल की नौकरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। मंगलवार को ट्विटर के जरिए उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया। दरअसल उर्जित पटेल की हाल ही में एक किताब आई है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मोदी सरकार लोन न चुकाने वालों पर नरमी बरत रही थी और आरबीआई को भी नरमी बरतने का निर्देश दिया गया था। इसी पर राहुल गांधी ने अब केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि उर्जित पटेल बैंकिंग सिस्टम को साफ करने में लगे थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। क्योंकि पीएम मोदी लोन न चुकाने वालों पर एक्शन नहीं लेना चाहते थे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ विवाद के बाद उर्जित पटेल ने 2018 में आरबीआई गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी की ओर से भी तब केंद्र को घेरा गया था। किताब में दावा किया गया कि आरबीआई ने डिफॉल्टर को लेकर जो सर्कुलर जारी किया था उसे सरकार की ओर से वापस लेने को कहा गया था। गौरतलब है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में उर्जित पटेल, रघुराम राजन आदि आरबीआई के गवर्नरों की नाराजगी उभरकर सामने आ चुकी है। फिर चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर अन्य आर्थिक नीतियां, अर्थव्यवस्था और नौकरियों को लेकर लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि जिस तरह कोरोना संकट पर मेरी बात सच हो रही है, अर्थव्यवस्था पर भी सरकार को चेतावनी को मानना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश में जल्द महंगी होगी बिजली, 5 से 8% तक दरों में बढ़ोतरी की तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्दी ही उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की तरफ से बड़ा झटका लग सकता है। पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि करने के बारे में सोच रहा है। खबर है कि पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में 5 से 8 तक बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन 5 से 8% तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है कब तक दामों की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद में इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। पावर कॉर्पोरेशन का विरोध करते हुए उपभोक्ता परिषद ने कहा कि एक तरफ कोरोना संकट है तो दूसरी तरफ कंपनियों पर उपभोक्ताओं का बकाया है। ऐसे में 25% बिजली की दरों में कमी की जाए तो ठीक, अगर बिजली कंपनियों के 4500 करोड़ रुपए के गैप को कम कर दिया जाए तो राज्य के अंदर 16% की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसे में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर बोझ होगा। जानकारी के लिए
चलिए बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बीते रविवार को नियामक आयोग से कई कमियों के बारे में जवाब दाखिल कर ARR स्वीकार करना चाहता है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष में जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक पावर कॉरपोरेशन की तरफ से किस तरह से प्लान को भुगतान के सामने उतारना है, इसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। बिजली कंपनियां किस कैटेगरी में बिजली की दरों की बढ़ोतरी कर सकती हैं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में बिजली कंपनियां का गैप पूरा करने के लिए आयोग को ही खुद फैसला लेना होगा। ऐसे में साफ है कि अगर बिजली दरों में बढ़ोतरी करवाई होगी तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।